अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 24। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो लेक्चर 23 यानी एवोगैड्रो नंबर की भी शामिल है, क्योंकि लेक्चर उसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास जो है वो बेसिकली मोल को डिफ़ाइन करता है, और हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी मोल एंड मोलर मास पर है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मोल क्या होता है। मोल हमारे पास सिंपली इसकी डिफाइन है, मोल इज़ यूनिट डेट इज़ यूज टू काउंट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स से मुराद हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। वैल्यू मैंने वैसे भी इसके बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी कि 1 मोल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स। और यही हमारे पास एवोगैड्रो नंबर भी है। आगे बात करते हैं इसकी कि किस तरह से 1 मोल 6.02। देखिए हमारे पास एक सादा सी मिसाल है, जैसे 1 डज़न हम कहते हैं, जिंदा दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं 1 डज़न एग या फिर 1 डज़न बनाना, जो भी हम उसे लेके आते हैं 1 दर्जन उसे कहते हैं। तो उसको फ़ौरन पता है कि 1 दर्जन में यानी कि उसने 12 वर्ड जो है ये कन्फर्म है कि 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12। इसी तरह एवोगैड्रो ने भी यही कहा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अब यहाँ पर जो लफ्ज़ लगाया गया है ना, ये इसी वजह से है कि हो सकता है कि हम जो केमिकल इक्वेशन कर रहे हो, पहले तो आप ये याद रखें मोल एंड मोलर मास जो होते हैं ये केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पर है केमिकल इक्वेशन पे, जिस पे हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से मोल और मोलर मास हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस में एटम्स भी आ सकते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं। हो सकता है रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एटम हो और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास मॉलिक्यूल हो, तो ये देखा जाता है। इक्वेशन वैसे हमारे पास हम जो है वो इस चीज़ को कहते हैं, जैसे हमारे पास H+O H2O। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ दो हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये एक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर 2 लगा भी दूँ तब भी ये सही से नहीं लिखी हुई। तो इस चीज़ को अगली बार में समझेंगे। अगर इसको हम सही करना चाहें तो हम 1/2 यहाँ लगाएंगे और फिर ये हमारे पास सही हो जाएगी इक्वेशन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए हम मोल एंड मोलर मास शुरू में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो केमिकल इक्वेशन पे होगा, जिसके ज़रिए आप सबको समझ जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे पास 1 डज़न इज इक्वल टू 12 है, इसी तरह हमारे पास 1 मोल इस वैल्यू के इक्वल आता है। पार्टिकल से मुराद आपको बता दी कि केमिकल इक्वेशन में कभी कभार एटम्स इस्तेमाल होते हैं, कभी कभार मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, और कभी कभार फार्मूला यूनिट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारा मोल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हमारे पास होता है कि हमारे पास एक मास है और वो 1 मोल है, और जिस सब्सटेंस का है वो हमारे पास 1 मोल है। तो अब हम इस चीज़ को कहेंगे, हमारे पास ये जो मास है ये मोलर मास है, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब मोलर मास जो होता है देखा जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के भी और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के भी। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक एटम का मास होगा वही उसका मोलर मास होगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दी कि एक हाइड्रोजन हमारे पास, उसका हमारे पास मास क्या होता है, मोलर मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वो अगर 1 मोल है तो यानी कि वो 1 ग्राम भी है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो उसका हमारे पास 16 होता है, तो वही उसका मोल भी है और वही उसका मोलर मास भी है जो 16 ग्राम है। वहीं अगर हम एक मॉलिक्यूल का देखें जो कि हमारे पास H2O है, उसका अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास जैसे आ रहा है अभी 18। तो वो किस तरह से है? हाइड्रोजन का हमने देखा 1 है, ऑक्सीजन का हमने देखा 16 है, हाइड्रोजन कितने 2, तो हमने यहाँ लगा दिया 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। और जब भी हम मोलर मास लिखते हैं तो उसके साथ जो भी हमारा यूनिट लगेगा वो लगता होता है AMU, अगर वो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम देखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस मोलर मास की तो हमारे पास इसका यूनिट होता है G/मोल, और अगर दूसरी तरफ इसको ऊपर कर लिया जाए तो G/-1, ये हमारे पास इसका यूनिट होता है। क्यों?
क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऊपर बात की है कि नंबर ऑफ़ मोल्स को हम किस तरह निकालते हैं, एक मास के ज़रिए, दूसरा मोलर मास के ज़रिए। ये मास हमारे पास वो ख़ुद देगा, मतलब वो हमें कह सकता है कि 16 ग्राम हमारे पास NaCl है। अगर आप अब इसका हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल के दें तो हमें निकालना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर वो कह देता है 16 ग्राम आपके पास NaCl है और अब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करके देने हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 16 ग्राम जो है ये है उसका मास। मोलर मास जो होगा वो हमारे पास हम निकालेंगे NaCl से। Na का मोलर मास लिखेंगे और Cl का मोलर मास लिखेंगे और हमारे पास इसका मोलर मास आएगा। फिर इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होंगे नंबर ऑफ़ मोल्स। इस मास का यूनिट होता है हमारे पास ग्राम, इस मास का यूनिट होता है हमारे पास G मोल। इसी फार्मूले से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हम इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, मास ओवर मोलर मास को डिवाइड करेंगे। अगर हमने मास निकालना हो, वो हो सकता है आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे दे और वो पूछे अब इसका मास क्या है, तो आप इस मोलर मास को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू मास। इसी तरह अगर आपने मोलर मास निकालना तो वो इस साइड पर आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। वो डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है, या फिर वो आपसे कह सकता है कि एक हमारे पास कंपाउंड है, सब्सटेंस है जिसका मोलर मास ये है, और अब आप हमें बताएं कि इसका नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, या फिर इसका मास ही पूछ सकते हैं। जिस तरह से भी वो आपको बताएगा, एक चीज़ वो आपको बताएगा, एक आपको निकालनी पड़ेगी, जिस तरह मोलर मास आप खुद निकाल सकते हैं, और तीसरी आपको फाइंड करनी पड़ेगी दो चीज़ों की मदद से। यह आज का हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने मोल और मोलर मास को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट कहीं से भी समझ ना आया इस वीडियो का या फिर पिछली वीडियोस का, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।